अभी फिलहाल भी 1400 पॉइंट की गिरावट के साथ शेयर बाजार में सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 500 के आसपास की गिरावट यहां पर रिकॉर्ड की गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा झटका है शेयर बाजार के लिए। लगातार इस वक्त आज 5वें दिन में ये जंग एंटर हो चुकी है। इस सबके बीच डॉलर की तुलना में रुपया पहली बार 92 रुपए 15 पैसे को पार कर गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। आप देखिए क्या असर या फिर कहें साइड इफेक्ट इस जंग के। हालांकि आशंका इस बात को लेकर पहले से ही की जा रही थी कि अगर ईरान और इजराइल अमेरिका की भी जंग होती है और इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान पर कोई अटैक करेंगे तो उसका असर क्या होगा। अब चूंकि आज 5वें दिन में ये एंटर कर चुका है, वो भी ऐसे वक्त में जबकि सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी आरामको और एक और जो दूसरी रिफाइनरी उस पर जब अटैक की खबरें आई और उसे अटैक के फौरन बाद बंद कर दिया गया। अकेले आरामको से एक दिन में 5.5 लाख बैरल से करीब 6 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से वहां पर क्रूड ऑयल निकलता है। ऐसे में क्रूड ऑयल पर भी इसका असर है, शेयर बाजार पर इसका असर है और क्रूड ऑयल की कीमत भी अब करीब करीब $80 के पार होने की खबरें यहां पर आ रही हैं। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। संजीव, ईरान जंग का असर, भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले, करीब करीब 1,500 पॉइंट्स की गिरावट सेंसेक्स में रही। उधर क्रूड ऑयल का लगातार दाम बढ़ रहा है। संजीव, देखिए, हम ऐसी अर्थव्यवस्था है मकसूद के हमारे यहाँ आयात 80% के आसपास कच्चे तेल का होता है। हमारी जो जरूरतें हैं उसमें करीब 5 लाख बैरल प्रतिदिन हम खपत करते हैं और एक बड़ा हिस्सा जो है वो आयात होता है। जाहिर है कि इस तरह की जो क्राइसिस है जिसमें कि जो सप्लाई है वो बॉटलनेक से गुजर रही है। आप जानते हैं कि 2-3 ऐसी घटनाएं हो गई हैं। सबसे पहले तो हॉर्मुज के स्ट्रेट को ईरान ने वर्चुअली बंद कर दिया है और वहां से अब तेल की आवाजाही, तेल के टैंकरों की आवाजाही नहीं हो रही है। इसका अर्थ यह होता है कि सप्लाई पर इसका असर। दूसरा, आपने देखा कि कैसे जो सऊदी अरेबिया का दम्माम शहर है वहां आरामको कंपनी की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है। कहते हैं लोग कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी के ऊपर ईरानियन मिसाइल्स का हिट हुआ और ये तब से बंद है। शुरुआत में तो 24 घंटे के लिए बंद किया गया था और ये तब से बंद है। और जैसा कि आपने बताया 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से वो तेल रिफाइन करते हैं और बाहर बाजार में बेचते हैं। तो ये दूसरा झटका। तीसरे, आपने देखा कल कैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फुजैरा वहां पर जो ऑयल रिफाइनरीज थी वहां हिट किया गया। तो इस तरह से पाया ये जा रहा है कि बहुत से लोग जो हिट हो जा रहे हैं उनके ऑपरेशंस वैसे क्लोज हो जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे जो कि इस डर से कि कहीं हम नुकसान में न चले जाएं अपने टैंकर्स को उन्होंने रोक दिया है और आज की तारीख में हर टैंकर के इंश्योरेंस को बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है। और सप्लाई के इस तरह से बाधित होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो तेजी से बढ़ती चली जा रही है। उसका असर जो है, जो उसका कैटालिटिक असर कहा जाता है, दूसरे क्षेत्रों में पड़ रहा है। जैसे कि आपने डॉलर और रुपए के बीच का जो अंतर है वो बताया आपने और इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब आर्थिक रूप से ये उन तमाम देशों को नुकसान पहुंचाएगा जो लोग अभी तक युद्ध को थोड़े दूर से देख रहे थे, पा रहे थे कि एक पश्चिम एशिया में इवेंट हो रहा है, हमें इससे क्या मतलब है। जी नहीं, वो हमारे और आपकी जेब तक पहुंच गया है और अगर ये युद्ध खिंचता है तो यकीन मानिए लोगों के पास, जो इसमें मुख्य प्लेयर्स हैं, उनके पास भी रक्षा बजट इतना जबरदस्त नहीं होता है कि वो इतने मिसाइल्स एक साथ छोड़े और उनके जेबों पर असर न पड़े या उनके जो रक्षा बजट है वो डाइवर्ट ना हो। तो इन सब का मिला जुला असर होगा और हमारे आपके जैसे लोगों की जेबों पर भी इसका असर पड़ेगा। ये इस तरह के घटनाक्रम से अब साफ जाहिर होने लगा है मकसूद। और पांचवा एक और पॉइंट, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था संजीव, कि अभी तो तेल के दाम बढ़ेंगे, इस पर असर पड़ेगा, लेकिन ये जब जंग खत्म हो जाएगी, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा, तो उसके बाद फिर ये बहुत कम भी हो जाएंगे। शरद कोहली जी इकोनॉमिस्ट के तौर पर हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे, आपसे सवाल लेंगे, लेकिन सुशील सिंघल साहब फॉर्मर डिप्लोमेट मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर विंग कमांडर आलोक सहाय जी मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर जगदीप दहिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। शरद कोहली जी, बाजार का हाल देख लिया, 5वें दिन में जंग एंटर कर चुकी है, 1,500 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में, डॉलर उधर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है।
नमस्कार मकसूद, आपको और सभी पैनलिस्ट और व्यूअर्स को सभी को होली की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं भारत में होली की हैं, परंतु जो खबर वेस्ट एशिया से आपने बिल्कुल ठीक कहा वो अच्छी नहीं है। इसका असर अब शेयर मार्केट पर, निवेशकों पर, ट्रेडर्स पे दिखाई देने लग गया है। और इतनी भारी गिरावट, कल इतनी भारी गिरावट नहीं हुई थी, पर आज मुझे लग रहा है जैसे जैसे शेयर मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर रही है और उनको ये दिख रहा है कि भाई अब जो क्रूड ऑयल के दाम है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से इसके दूरगामी असर हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का ना केवल उसको पेट्रोल डीजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि एलएनजी हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, जो कि भारतीय किसानी क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकता है। बहुत सारा हम जो एनर्जी लेते हैं वो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। रुपए पे प्रेशर पड़ रहा है, रुपए पे प्रेशर पड़ने से क्या होगा कि हमारे जो ओवरऑल आयात है, इंपोर्ट है, उसका बिल बढ़ जाएगा। 87% हम अपनी क्रूड ऑयल की जरूरत इंपोर्ट करते हैं और वो महंगी होगी। उसके अलावा दूसरी दिक्कत हमें आएगी कि बाकी जो सामान हम इंपोर्ट करते हैं उसकी भी पेमेंट हम ज्यादातर डॉलर में ही करते हैं, तो वो भी हमारा आउटफ्लो बढ़ जाएगा, यानी कि महंगाई आम आदमी तक पहुंचने की संभावना बन जाएगी। तीसरा, अगर ये कल हरदीप पुरी जी का बयान आया कि हमारे पास लगभग 25 दिन का रिजर्व है, 25 दिन का क्रूड का रिजर्व है, 25 दिन उसके आगे आप ऑयल का कह लीजिए, तो लगभग 1 महीने का, चलिए मैं मोटा 1-1.5 महीने का मैं लगा लेता हूं। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है और ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद रहता है, तो भारत का लगभग आधा एनर्जी का रिक्वायरमेंट इस रूट से आता है। बहुत तंग रूट है वो, 33 किलोमीटर के आसपास, 31-33 किलोमीटर का रूट है जी, वहां से आता है। तो भारत को बाकी का जो आधा जहां से आता है वहां से लेना पड़ेगा, परंतु उसकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, शिपिंग लाइन अपना किराया बढ़ा देंगी, इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी तो बैकआउट कर गई हैं कि हम इंश्योरेंस करने को अब तैयार ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है भारत के लिए क्रूड ऑयल चिंता की बात है। इसी वजह से आप रुपए को देख रहे हैं इस समय कमजोर हुआ है, क्योंकि ये भारत का जो इंपोर्ट का बिल है उसको बढ़ाएगा। क्रूड ऑयल पे भी असर होगा, बाकी सामान बहुत बड़ी मात्रा में हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे टोटल इंपोर्ट इस समय करीब 950 बिलियन डॉलर्स के हैं और ज्यादातर डॉलर में होते हैं। इसमें कुकिंग ऑयल है, इसमें दालें हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो कि सीधा रसोई में जाके, यानी कि आपकी ग्रोसरी बिल पर असर करेंगे। तो थोड़ी सी चिंता की बात है। उम्मीद है ट्रंप साहब के बयान को मैं उतना सीरियसली नहीं लेता हूं, आप मेरे से सच पूछे तो उनके बयान सुबह कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं, उस पर मैं तवज्जो नहीं देता हूं। जो जमीनी तौर पे हो रहा है, पर ये लड़ाई लंबी चली तो वाकई में किसी के हक में नहीं है और इसका बहुत ही दूरगामी असर देखने को मिलेगा। मकसूद, दुनिया के बहुत से देश ट्रंप को सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन वो जिस तरह का एक्शन लेते हैं उससे फिर पूरी दुनिया सीरियस जरूर हो जाती है। बहरहाल, तेल की कीमतों को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया कि कुछ समय के लिए तेल की कीमतें ज्यादा रहती हैं, लेकिन जंग जैसे ही खत्म होगी कीमतें गिर जाएंगी। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। बड़ी खबर आपके सामने न्यूज़ 24 पर। Most people feel, I tell you what, I have never had more compliments on something I did. People felt it's something that had to be done. So if we have a little high oil prices for a little while, but as soon as this ends, those prices are going to drop, I believe, lower than even before. फॉर्मर डिप्लोमैट सुशील सिंघल सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए यहाँ पर। सिंघल साहब, ट्रंप को आपने सुन लिया, तेल के खेल को लेकर तो लगातार सवाल है ही कि क्यों मिडिल ईस्ट लगातार अमेरिका के निशाने पर रहता है, कभी इराक, कभी लीबिया, कभी कुछ और, अब ईरान पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इसका पूरा जो असर है वो बाजार पर भी दिख रहा है। पूरा एशियाई मार्केट इस वक्त नेगेटिव शो कर रहा है इस वक्त कारोबार में। नहीं मकसूद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एक्शन है और ये जो लड़ाई चल रही है, इसका सब, जैसा कि सबको उम्मीद भी थी, संभावना भी थी कि ऑयल पर, प्राइसेस पर बहुत असर पड़ेगा। और लेकिन जब लड़ाई शुरू हो रही थी तो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप कि ये उनकी जो कैलकुलेशन थी वो ये थी कि बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक करेंगे हम, जो नॉर्मली वो करते हैं, और वो शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन अभी 5वां दिन चल रहा है और ईरान की जो कैपेसिटी है स्ट्राइक करने की, मिसाइल डालने की या ड्रोन भेजने की, उसमें बहुत अंतर नहीं आया है, डिस्पाइट कि वो कह रहे हैं कि हमने 2000, कोई कह रहा है 3000 अटैक किए हैं उन्होंने। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्ट्रेटेजी थी वो इस वक्त उतनी वो तो कह रहे हैं कि हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव थे उससे ज्यादा अचीव कर लिए, लेकिन जो लग रहा है कि जो उनकी ऑब्जेक्टिव, जो उनकी कैलकुलेशंस थी, वो उनकी जो है वो थोड़ा गड़बड़ा गई हैं, क्योंकि अब ये भी बयान आ रहे हैं कि उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने उनको बोला था
की आर्मी चीफ ने कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो विल हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि अब एम्यूनिशन की भी बात आने लगी है कि हमारे पास इनकी जो मिसाइल की सप्लाईज हैं वो अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास शॉर्ट होने लगी हैं, और उसका जो इंटरसेप्टर है वो प्रोडक्शन, वो कहते हैं कि उसमें समय ज्यादा लगता है। तो और इस तरह की सारी अब रिपोर्ट आ रही है। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई मेरा जो प्रोडक्शन है वो पहले से भी ज्यादा है, हम तो बहुत मजबूत स्थिति में है और फॉर एवर वी कैन फाइट, जो उनका हाइपरबोल में वो बोलते हैं। लेकिन जिस तरह की ये खबरें आ रही हैं तो उससे तो अमेरिकन कैपेसिटी टू सस्टेन लॉन्ग टाइम दिस वॉर उस पर उसका आ रहा है, और दूसरा ईरान की कैपेसिटी जो सस्टेन करने की है वो जिसकी किसी उम्मीद नहीं थी उनको, वो निखर आ रही है, क्योंकि इतने हमलों के बावजूद ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वर्चुअली बंद कर दिया है धमकियों से ही, और यूएस एम्बेसीज, मतलब बेस तो आप छोड़िए, उनके एम्बेसीज जो हैं उनके ऊपर वो अटैक लगातार कर रहे हैं, और इसका मतलब उनकी जो रोकने की क्षमता है उस पर एक सवाल पैदा हो गया है। तो जहां ऑयल प्राइसेस की बात है, और मैं अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूं तो हमारा जो, जैसा कि अभी ऑफ कोर्स मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, कि अंतर पड़ रहा है। हरदीप पुरी में उन्होंने बयान भी दिया है, और लंबी अगर ये लड़ाई चली तो ऑफ कोर्स हमारे पर अंतर पड़ेगा। मार्केट ने ऑलरेडी अब दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन उधर रशिया भी तैयार है हमारे को तेल देने के लिए, जो कि उस रूट से नहीं आएगा। ऑलरेडी उनका फ्लोटिंग उनका जो थे ऑयल टैंकर्स है, दे आर फ्लोटिंग। और अमेरिका मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रम्प 2-4 दिन में उसकी तरफ आंख बंद कर लेंगे, और लेट इट बी टेम्परेरी, क्योंकि वो खुद अंडर प्रेशर आने वाले हैं। और भारत ना केवल अपनी जरूरत पूरी करता है बल्कि और यूरोप के और दूसरे देशों को फिनिश्ड प्रोडक्ट की भी सप्लाई करता है। तो एक मुझे संभावना वहां वो नजर आ रही है कि जो है अमेरिका, जैसा कि पहले बाइडेन के टाइम में हुआ, सेम स्टोरी यहां पर रिपीट होगी अगर ये लंबी लड़ाई चली तो। दूसरा जी आप प्लीज कंप्लीट करें सिंघल साहब। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद अनाउंस किया है कि नाउ वो सोच रहे हैं कि नेवी एस्कॉर्ट प्रोवाइड करने की, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो टैंकर जाएंगे। लेकिन उसमें मुझे डर जो लग रहा है कि अगर ये हुआ और ईरान ने उनके उनके जो एस्कॉर्ट जो शिप्स हैं उस पर हमला हुआ तो एस्केलेशन फिर बढ़ जाए, और ज्यादा एस्केलेशन होगा, और प्रेसिडेंट ट्रम्प अपना बूट ऑन द ग्राउंड पे शुरू हो जाएंगे जाकर के, क्योंकि जिस तरह के वो इंपल्सिव हैं वो उनको सहन नहीं होगा। तो मुझे वहां पे एक एंगल वो नजर आ रहा है कि वो वहां पर संभावना बढ़ रही है। इंश्योरेंस वगैरह के बारे में ऑफकोर्स वो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एस्कॉर्ट दिया और एस्कॉर्ट जो है अटैक हो गया तो देन ही विल हैव नो ऑप्शन बट टू गेट द बूट ऑन द ग्राउंड। संजीव एक क्विक रिएक्शन इस पर देते, फिर डिफेंस एक्सपर्ट से इसको लेकर एक रिएक्शन लेंगे। अब जिस तरह की खबरें कि ईरान ने फतेह 2 का इस्तेमाल किया है पहली बार, ये 5वें जंग में एंटर होने के साथ ही 5वें दिन में, और इससे पहले 12 दिन की जंग तो दुनिया देख चुकी है, तो ईरान कितने दिन और इसे खींच सकता है, इसको लेकर भी कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता। देखिए, ईरान के पास जो अभी अस्त्र हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपने बताया, मिसाइल्स हैं, जो कि हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल्स हैं, और इसको इंटरसेप्ट करने में काफी हद तक तो सफलता मिली है अमेरिकन को, लेकिन बहुत हद तक सफलता नहीं भी मिली है। खासतौर पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो अमेरिकन थार्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस पकड़ नहीं पा रहे हैं, और उनके पास अपनी जो क्षमताएं हैं उसका वो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसाइल्स का कम इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज मैं सुन रहा था अमेरिकन जनरल को जो कह रहे थे कि करीब करीब 500 मिसाइल्स और 2000 ड्रोन्स उनकी तरफ से मारे गए हैं, लेकिन हमने 2000 ड्रोन्स मारे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि वो अपनी क्षमता को धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके पास अगर 3000 के आसपास बताई जो जाती है, 3000 से 4000 के बीच की जो मिसाइल्स क्षमता है उनके पास अगर, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो अगले 20-25 दिन खींच सकते हैं, जो एक कैलकुलेशन है अमेरिकन का भी, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि हम 4 से 5 सप्ताह तक लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी इतनी व्यवस्था की गई है, लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ गई है कि व्हाइट हाउस में अब जल्द ही एक बैठक होने वाली है, जो कि अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे लॉकहीड मार्टिन और RTX, इन सबों के साथ बैठक होने जा रही है, क्योंकि जो सप्लाईज हैं, मत भूलिए कि एक और युद्ध चल रहा है, और वो युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है, जिसमें कि ज़ेलेंस्की इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि आई एम रनिंग आउट ऑफ क्रूज मिसाइल्स और हमारे एयर डिफेंस खत्म हो रहे हैं।
तो उधर भी ध्यान देने की जरूरत है, और वो लार्जली अमेरिका और यूरोप पे ही निर्भर है। तो एक तरह से दो फ्रंट वॉर अमेरिका के सामने है, जिसका कि फायदा भी ईरान उठाएगा। लेकिन ये बात सच है कि ईरान की जो क्षमताएं हैं वो सीमित है, ईरान के जो साथी हैं वो नदारद हैं। तो ऐसे में एक लॉन्ग टर्म वॉर में उनको दिक्कतें तो पेश आएंगी, लेकिन फौरी तौर पर वो अभी लड़ेंगे, और इस तरह से वो लड़ेंगे कि उनके पास जो स्ट्रेटेजिक ज्यादा इफेक्टिव हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, उसका वो बहुत गणितीय इस्तेमाल कर रहे हैं, रहकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ड्रोन्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके प्रॉक्सीज भी खत्म हो गए हैं, चाहे वो हुथीज हो या हिजबुल्लाह हो, वो अपनी मुश्किलें खुद झेल रहे हैं, लिहाजा वो भी इनकी मदद के लिए एडवांस पार्टी की तरह नहीं लड़ पा रहे हैं। तो ऐसे में बस इतना ही है उनके पास कि वो होल्ड ऑन कब तक करते हैं। लेकिन ये जब तक वो होल्ड ऑन करेंगे, दो चीजें निश्चित होंगी। एक तो अमेरिका की जो सुपीरियॉरिटी है उसको बार बार लोग उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहेंगे कि आप डायरेक्ट वॉर में हैं, फिर भी ईरान इतने दिन तक होल्ड कर रहा है। और दूसरा, जो उसके आर्थिक नताइज होंगे, जो आर्थिक परिणाम होंगे, वो पूरी दुनिया के लिए होंगे, और वो भी अंततोगत्वा अमेरिका के ही सिर फूटेगा। और सबसे अहम आखिर में कि वो जो तमाम मित्र देश हैं उनको बड़ा नुकसान होगा, खासतौर पर जो पश्चिम एशिया के अमेरिका के मित्र देश हैं। जिससे लगता यही है कि बड़ी सधी हुई रणनीति तैयार की गई थी, जो खामेनेई के जाने के बाद भी तरीके से अंजाम दी जा रही है। जी ब्रिगेडियर दहिया, ईरान झुकने को तैयार नहीं है, वो लगातार बहुत एग्रेसिवली इस पर अटैक कर रहा है, इजराइल और मिडिल ईस्ट के बाकी जगहों पर भी। युद्ध अगर लंबा खिंचा तो इसका और इम्पैक्ट क्या होगा? हमें सबसे पहले ईरान की तारीफ करनी चाहिए कि उसने इस युद्ध की जो स्ट्रेटजी जो बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है। उसने 3 तरह की स्ट्रेटजी आर्म्स का इस्तेमाल किया है। पहला काम है, उसने ज्यादातर फोकस रखा है अपने ड्रोन्स पे, और जो उसकी हाई क्वालिटी सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं उसको ने भी ज्यादातर बचा के रखा है, ताकि वो एक डिसाइसिव स्टेज पे उनका इस्तेमाल करेगा। इसमें इकोनॉमिक कॉस्ट का बहुत फर्क है, जिसके अंदर की एक ड्रोन, अगर वो शहीद ड्रोन जाता है वो 20-30 हजार डॉलर का है, और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए 1 से 2 मिलियन डॉलर की मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है, चाहे थार्ड हो चाहे पीएससी हो। तो उसमें जो कॉस्ट एडवांटेज है वो इजराइल के पक्ष में है, और इजराइल के पास तकरीबन 80,000 ये शहीद ड्रोन है, और उसके पास उसको रिकूप करने की भी अच्छी काबिलियत है। एक तो ये उसने जो डायमेंशन का इस्तेमाल किया है वो बहुत बखूबी किया है। दूसरा, उसने लड़ाई के शुरुआत में ही जो गल्फ के जो देश थे उनको इसमें इन्वॉल्व किया है। अमेरिका के जो टारगेट जो बेसिस हैं उनको टारगेट करके, ताकि उनको भी एक इकोनॉमिक कॉस्ट गल्फ देशों को महसूस हो, और उनकी तरफ से भी अमेरिका पे दबाव आए कि या तो हमारे बेस खाली करो या इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करो। और तीसरा जो है वो इकोनॉमिक कॉस्ट, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो ब्लॉक करके, ताकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को उन्होंने जो इफेक्ट किया है, जिस तरह से कि बाकी विशेषज्ञों ने बताया है कि भाई किस तरह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और कैसे इकोनॉमी को इफेक्ट हो रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जैसे अभी बताया कि वो कुछ नेवल एस्कॉर्ट्स देंगे शायद उसको खोलने के लिए, लेकिन वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ब्लॉक करने के लिए उसने बोट ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल, उसकी भी उसके पास काफी पर्याप्त मात्रा है। तो इसके अंदर ये एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो गया है, जिसके अंदर ईरान को, जो अमेरिका जो समझता था कि उसको बड़ी आसानी से कुछ ही दिन में इस अल खमैनी को मार के और रिजीम चेंज हो जाएगा, और जिस तरह से लड़ाई चल रही है और उसका पूरा लंबा चलने का आदेश है, मैं तो ये कहता हूं कि रिजीम चेंज शायद अमेरिका में ना हो जाए निस्बत की इजराइल के अंदर। लगातार जिस तरह से बयानबाजी वहां पर हो रही, सवाल हो रहे हैं ट्रंप के इस फैसले को लेकर। विंग कमांडर आलोक सहाय, लगातार जो अटैक इस वक्त हो रहा है इजरायली एयरफोर्स और अमेरिकन एयरफोर्स की तरफ से, 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स वहां पर एग्रेसिवली तेहरान के आसमानों पर मंडरा रहे हैं बैक टू बैक, और ये खुद यूएस सेंटकॉम की तरफ से कमांडर ने अभी थोड़ी देर पहले लेट नाइट बयान दिया था उन्होंने। अब ये कहां तक जाते हुए देख रहे हैं आप? कितना ज्यादा नुकसान न सिर्फ ईरान बल्कि बाकी और जगहों का हो सकता है? मकसूद, देखिए, नुकसान तो काफी ज्यादा होगा अगर मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग कैपेसिटी जो है वो ईरान की ध्वस्त नहीं की जाएगी, तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। देखिए, पूरा खेल मकसूद ये है कि उनके पास जितने मिसाइल्स हैं
एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए मिनिमम 2 इंटरसेप्टर लॉन्च किए जाते हैं, मिनिमम साल्वो 2 लॉन्च होता है। तो इंटरसेप्टर जो है एयर डिफेंस के, उसकी खपत ज्यादा होती है, डबल या ट्रिपल स्पीड से होती है आक्रमण रोकने के लिए। जबकि रूबियो ने खुद कहा है कल कि हमारे पास जो, उनके पास जो मिसाइल बनाने की कैपेसिटी है वो करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइल पर मंथ की है आज की डेट में। इस तरह से उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बना रखी है। और जबकि इंटरसेप्टर जो है, बैलिस्टिक मिसाइल के इंटरसेप्टर, वो 8 से 10 पर मंथ बनाए जाते हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे ही लंबा ये युद्ध चलेगा, ये अमेरिका के अनफेवरेबल होता जाएगा और इंटरसेप्टर्स की कमी अभी से होने लगी है। उन्होंने मीटिंग बुलाई है आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स को स्पीड अप करने के लिए बोला है, लेकिन फिर भी अब वो स्पीड अप करने के बाद भी वो मैच नहीं कर सकेंगे। तो अब ऑल्टरनेटिव यही है अमेरिका और इजराइल के पास कि जो उनके पास मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं उसको जाके ध्वस्त किया जाए, क्योंकि जितनी है उतनी को आप रोक नहीं पाएंगे, इतने इंटरसेप्टर आपके पास नहीं बचेंगे बाद में। तो अब ये रोकने की जो प्रक्रिया है वो जटिल इसलिए है जी कि मिनिमम 100 से 150-200 मीटर नीचे ये रखे हुए हैं कंक्रीट में और अंडरग्राउंड बंकर्स में, जो इनके सिटीज है बना रखे अंडरग्राउंड। जी हाँ, और जो हेवीएस्ट बंकर बस्टर बम है वो पेनिट्रेट सिर्फ 60 मीटर तक करता है, बिल्कुल GBU। तो अब ये वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए अब ये चर्चा हो रही है कि बिना बूट्स ऑन ग्राउंड के क्या आप उन मिसाइल्स और उन ड्रोन को कैप्चर और तबाह कर पाएंगे? संभवतः नहीं, बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि देखिए B1 B2 से हेवी बम्बार्डमेंट चालू है। आप उनके साइलोज को तबाह कर सकते हैं जहां से वो निकलते हैं, उनके एंट्री एग्जिट पॉइंट को आप तबाह कर सकते हैं जहां से लोग आते जाते हैं, लेकिन वो जो अंदर में उनका स्टोरेज है, मिसाइल सिटी है, उसको आप ध्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आप देखिएगा बात चल रही है कि बूट्स ऑन ग्राउंड हो सकता है इनको लगाना पड़े, और नहीं तो इनको कोई एक रास्ता देख करके फेस सेविंग स्टेज पर आकर के और वार्ता करनी पड़ेगी। जी हाँ मकसूद। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आज चूंकि वक्त की कमी है, ज्यादा इस पर बात नहीं हो पाएगी, लेकिन नजरें हमारी लगातार बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए News 24। घोचू जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। काल चक्र पंडित सुरेश पांडे के साथ रोज सुबह 8:50 पर। राष्ट्र की बात मानक गुप्ता के साथ रोज शाम 5 बजे। माहौल क्या है राजीव रंजन के साथ रोज शाम 6:10 पर। सबसे बड़ा सवाल गरिमा सिंह के साथ रोज शाम 6:56 पर। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव आशा झा के साथ रोज रात 8 बजे। BBC दुनिया रोज रात 10 बजे। निष्पक्ष मतलब News 24। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। कहीं जूते के छाप, कहीं चाय के दाग, और किचन में है छौंक के छींटे। कैसे हटते सिलेंडर के नीचे है लोहे के निशान, सफेद मार्बल को होली का स्नान। इन देसी दागों के लिए साधारण फिनाइल नहीं, पवित्र गोमूत्र से निर्मित पतंजलि गोनाइल अपनाइए। ब्यूटीफुल। बड़ा ऑर्डर दूं तो कर पाओगी? कोशिश कर सकती हो बिटिया, मिलकर कर लो। हैंडलूम मशीन्स और लगा लो, उसके लिए पैसे। आपका सोना है ना? सोना? सोना क्या नहीं कर सकता? मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। अपने सोने को मुथूट फाइनेंस के भरोसेमंद 7 लेयर सिक्योरिटी वाले इंश्योर्ड लॉकर्स में सुरक्षित रखिए और फिर बड़े ऑर्डर्स के तैयार।